दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने द बॉर्न आइडेंटिटी मूवी को एक्सप्लेन किया था, जो आपको काफी पसंद आई। अब आज मैं हाजिर हूँ उस मूवी सीरीज की अगली मूवी के साथ, जिसका नाम है द बॉर्न सुप्रीमेसी। दोस्तों, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, जिसने पहली मूवी नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसको जाकर पहले देख लें, ताकि इस मूवी को ठीक से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, पिछली मूवी द बॉर्न आइडेंटिटी के अंत में हमने देखा था कि जेसन बॉर्न अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के पास वापस लौट आता है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है द बॉर्न सुप्रीमेसी से, जहां हम देखते हैं कि बॉर्न और मैरी भारत के गोवा में समंदर किनारे एक शांत सी जिंदगी जी रहे होते हैं, भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से घर में, मानो अपने अतीत से भागकर कहीं छुप गए हों। लेकिन ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद बॉर्न के भीतर तूफान चल रहा होता है। उसकी याददाश्त अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई है और उसे बार बार अपने पुराने मिशंस की टूटी फूटी झलकियां दिखाई देती रहती हैं। वो अक्सर रातों को अचानक सपने से घबराकर उठकर बैठ जाता है, जबकि मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन बॉर्न खुद नहीं समझ पाता कि ये झलकियां किस जगह की हैं, कब की हैं और वो उस वक्त कौन सा काम कर रहा था। खैर, अब इसी के साथ कहानी कट होकर हमें जर्मनी शहर के बर्लिन में ले जाती है, जहां बिल्कुल अलग प्लान चल रहा है। यहाँ हम मिलते हैं पामेला लैंडी नाम की लेडी से, जो CIA की एक सीनियर ऑफिसर और टास्क फोर्स की डेप्यूटी डायरेक्टर है और इस वक्त एक बहुत ही संवेदनशील ऑपरेशन की कमान संभाल रही है। अब हम देखते हैं कि पामेला लैंडी अपनी टीम के साथ एक सीक्रेट डील सेटअप करती है, जिसमें उसका एक एजेंट $3 मिलियन लेकर एक अनजान आदमी से मिलने जा रहा है, जिसके पास एक ऐसी फाइल है जिसमें वो सबूत छुपे हैं जो बताते हैं कि लगभग 7 साल पहले CIA के अंदर ही किसी ने $20 मिलियन का घपला किया था। यानी ये डील सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि एजेंसी के अंदर बैठे किसी गद्दार या भ्रष्ट नेटवर्क का भांडा फोड़ने की कोशिश है और इसीलिए इस ऑपरेशन पर CIA की नजर भी बहुत पैनी है। लेकिन इसी बीच कहानी में दाखिल होता है एक रूसी असासिन किरिल। हम उसे बर्लिन की एक बिल्डिंग में घुसते हुए देखते हैं, जहां वो चुपके से एक कमरे में बॉम्ब प्लांट करता है और उस बॉम्ब पर जो फिंगरप्रिंट लगा होता है वो किसी और का नहीं, बल्कि जेसन बॉर्न के नाम से रजिस्टर्ड होता है। अब किरिल सब कुछ तैयार करके लाइट्स बंद कर देता है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। आगे इसी अफरा तफरी में वो उस CIA एजेंट को भी मार देता है जो पैसे लेकर आया था, और उस अनजान आदमी को भी जो फाइल देने वाला था। इसके बाद वो $3 मिलियन और वो अहम डॉक्यूमेंट्स उठाकर आराम से वहां से निकल जाता है, ताकि बाद में ये पूरा खून खराबा और चोरी जेसन बॉर्न के सिर पर मढ़ा जा सके। खैर, अब किरिल इसके बाद ये फाइलें और सबूत एक शख्स के पास लेकर जाता है, जिसका नाम है ग्रेट कोव, एक ताकतवर रूसी बिजनेसमैन जो पर्दे के पीछे से सब खेल खेल रहा है। इसके बाद ग्रेट कोव डॉक्यूमेंट्स लेकर उसे उसका अगला काम सौंपता है। यानी अब किरिल का नया मिशन होता है जेसन बॉर्न को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ताकि ना सबूत बचे ना गवाह। अब इसी मिशन के तहत किरिल सीधा भारत के गोवा पहुंचता है, जहां बॉर्न और मैरी शांतिपूर्वक रहने की कोशिश कर रहे थे। वो शहर की सड़कों, समुद्र किनारों और बाजारों में उनके बारे में जानकारी जुटाता है और फिर धीरे धीरे उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही बॉर्न की नजर उस पर पड़ जाती है, जिससे बॉर्न एक नजर में समझ जाता है कि ये कोई साधारण सैलानी या मुसाफिर नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसके कदमों में छुपाव और आंखों में पीछा करने की आदत साफ दिख रही है। उसे तुरंत एहसास होता है कि गोवा जैसा दूर दराज इलाका यूं ही चुना नहीं गया था, और अगर यहाँ भी कोई उसे ढूंढता हुआ पहुंच गया है तो कहीं ना कहीं फिर से कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है। इसलिए अब बॉर्न एक सेकंड भी देरी नहीं करता और वो तुरंत मैरी को समझाता है कि उन्हें अभी इसी वक्त गोवा छोड़ना होगा, बिना किसी को बताए, वरना देर हो सकती है। इस तरह से वो दोनों जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान उठाते हैं, कार में बैठते हैं और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि दूर से किरिल उनकी हर मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। फिर थोड़ी ही देर में हाईवे पर किरिल उनकी कार का पीछा करते हुए गोलीबारी शुरू कर देता है, जहां बॉर्न अपनी पूरी कोशिश करता है कि कार को कवर में रखकर मैरी को बचाए। लेकिन गोलियों की बौछार में एक गोली सीधे मैरी को लग जाती है और गाड़ी पर से उसका कंट्रोल अचानक पूरी तरह से छूट जाता है। अब जख्मी मैरी कार को संभाल नहीं पाती और तेज रफ्तार गाड़ी अचानक से पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गहरे पानी में जा गिरती है। फिर कुछ ही पलों में कार पानी में डूबने लगती है और बॉर्न जैसे तैसे सीट बेल्ट खोलकर मैरी को बाहर निकालने की जी तोड़ कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मैरी के शरीर में अब कोई हरकत नहीं रह जाती।
जबकि इतने पर भी बॉन बार बार उसे पकड़कर ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। लेकिन पानी के भारी दबाव और समय की कमी के बीच में उसे समझ में आ जाता है कि शायद अब बहुत ही देर हो चुकी है। आखिरकार जान पर बनी स्थिति में वो रोते हुए और इमोशनल होते हुए बड़ी मुश्किल से मैरी को वहीं छोड़कर खुद किसी तरह से ऊपर तैरकर पानी से बाहर निकल आता है। जबकि नीचे गहराई में मैरी की लाइफलेस बॉडी कार के साथ अंधेरे में डूबती चली जाती है। इधर ऊपर पुल पर खड़ा किरिल कुछ देर तक पानी की सतह को घूरता रहता है ताकि उसे यकीन हो सके कि कहीं कोई जिंदा तो बाहर नहीं आया। लेकिन जब उसे कोई हलचल नजर नहीं आती तो वो मान लेता है कि जेसन बॉर्न और मैरी दोनों ही डूबकर मर चुके हैं, और ये देखते ही वो सुकून से वहां से वापस लौट जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि किरिल वापस ग्रेट कोव के पास पहुंचता है और रिपोर्ट देता है कि उसका काम पूरा हो चुका है। अब ग्रेट कोव भी यही मान लेता है कि जेसन बॉर्न इस दुनिया में नहीं रहा, और इस तरह से उसे लगता है कि उसके रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट गया है। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है, क्योंकि बॉर्न अभी भी जिंदा था। पानी से किसी तरह बचकर निकलने के बाद सबसे पहला काम वो यही करता है कि मैरी से जुड़ी हर निशानी, उसकी तस्वीर, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स और बाकी सामान सब कुछ जला देता है, ताकि कोई उसके जरिए मैरी की याद को भी निशाना ना बना सके और ना ही CIA या दुश्मन उसके पीछे की कड़ी तक पहुंच सके। इस सब के बाद बॉर्न एक बार फिर से अपने अतीत और हाल के हमले के बीच में कड़ी जोड़ने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसने तो सालों पहले CIA से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, वो ट्रेडस्टोन से दूर चला गया था, तो फिर अचानक आज उसे क्यों निशाना बनाया गया, किसने और किस वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस की। तो इस तरह से मैरी की मौत का सदमा, ऊपर से अपनी ही पहचान पर लगा ये नया सवाल बॉर्न को अंदर से पूरी तरह से बदल देता है। अब आखिरकार वो तय करता है कि वो भागना बंद करेगा और सीधा जवाब ढूंढने निकलेगा। इसी इरादे से वो गोवा छोड़कर सबसे पहले इटली के लिए रवाना हो जाता है, ताकि अपने पुराने CIA कनेक्शंस और ट्रेडस्टोन की जड़ों तक फिर से पहुंच सके। इधर दूसरी तरफ कहानी वापस लौटती है बर्लिन और CIA की टीम की तरफ, जहां पामेला लैंडी के एजेंट्स उस बिल्डिंग की जांच कर रहे हैं जिसमें बॉम्ब धमाका हुआ था और जहां उनका एजेंट मारा गया था। यहाँ फॉरेंसिक टीम को वहां से जो सबसे अहम सुराग मिलता है वो है एक साफ साफ दिखता हुआ फिंगरप्रिंट, जिसे वो तुरंत सिस्टम में रन करते हैं ताकि पता चल सके कि ये किसका है। फिर थोड़ी ही देर में रिजल्ट सामने आता है, जिससे पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट किसी आम क्रिमिनल का नहीं बल्कि CIA के पुराने ऑपरेटिव का है, जो कभी ट्रेडस्टोन नाम के सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस प्रोग्राम की फाइल्स पर एक्सेस बहुत ही लिमिटेड थी, इसलिए पामेला की टीम को सिर्फ इतना पता चलता है कि ये प्रिंट ट्रेडस्टोन से जुड़ा है, पर पूरा नाम, डिटेल्स और मिशन हिस्ट्री अभी भी उनसे छुपी हुई है। फिर यहीं से पामेला फैसला करती है कि अब उसे सीधा CIA के हेडक्वार्टर वर्जीनिया जाना पड़ेगा, ताकि ऊंचे लेवल की परमिशन लेकर इस फिंगरप्रिंट और ट्रेडस्टोन की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। इसलिए अब वो सीधे वर्जीनिया पहुंचती है और एक्सेस क्लियरेंस ले लेती है। फिर इसके बाद जैसे ही सिस्टम में वो फिंगरप्रिंट डालकर क्रॉस चेक करती है तो स्क्रीन पर एक नाम उभर कर आता है, जेसन बॉर्न। अब ये नाम देखते ही मामला अचानक बहुत ही गंभीर हो जाता है। इसके बाद इस पूरी कड़ी को गहराई से समझने के लिए पामेला CIA के सीनियर ऑफिसर वार्ड अबॉट से मिलती है, जो पहले भी ट्रेडस्टोन से जुड़ी कुछ बातों से वाकिफ रहा था। लेकिन जब वो अबॉट से इस ऑपरेशन के बारे में पूछती है तो वो साफ साफ बातें टालने की कोशिश करता है, मानो वो खुद भी इस नाम को फिर से जिंदा सुनना नहीं चाहता। लेकिन तभी पामेला उसे ये महत्वपूर्ण जानकारी देती है कि हाल ही में बर्लिन में जो हत्याएं हुई हैं, वहां से मिले सबूतों में जेसन बॉर्न का फिंगरप्रिंट मिला है, और इसी वजह से अब ये सिर्फ एक पुरानी फाइल नहीं रही बल्कि मौजूदा खतरे का मामला बन चुका है। अब ये सुनकर अबॉट के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं ट्रेडस्टोन और उनके साथ साथ CIA के पुराने गंदे राज फिर से सतह पर ना आ जाएं। इसलिए वो पामेला के सामने खुद को दूरी में दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे ट्रेडस्टोन की डिटेल्स ज्यादा याद नहीं, क्योंकि उस ऑपरेशन का असली हेड तो कॉन्कलिन था, और जहां तक उसकी जानकारी है कॉन्कलिन और जेसन बॉर्न दोनों ही काफी समय पहले मारे जा चुके हैं। इसके बाद पामेला अबॉट को ये दूसरी अहम बात भी बताती है कि कुछ समय पहले CIA के $20 मिलियन गायब हो गए थे और इस चोरी के बारे में जानकारी देने वाला एक शख्स भी मिला था। लेकिन उससे पूछताछ पूरी होने से पहले ही उसकी पत्नी ने उसे गोली मार दी और फिर उसने खुद भी अपनी जान ले ली। खैर, आगे हम देखते हैं कि बाद में जब टीम ने कॉन्कलिन का कंप्यूटर और बैंक अकाउंट्स खंगाले तो उन्हें उसमें से $7,60,000 की संदिग्ध रकम मिली, जिससे शक का दायरा सिर्फ दो नाम पर आकर टिक जाता है, एक अलेक्जेंडर कॉन्कलिन और दूसरा जेसन बॉर्न। अब इन सब कड़ियों को जोड़कर पामेला लैंडी के दिमाग में एक तस्वीर बनने लगती है
उसे लगता है कि जेसन बॉर्न ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि बर्लिन की उस डील, वहां हुई हत्याओं, गायब हुए पैसों और चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स, इन सब में कहीं ना कहीं सीधा हाथ भी उसी का है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न एक एयरपोर्ट पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो चुपचाप लोगों को आते जाते देख रहा होता है, जैसे हमेशा की तरह किसी भी खतरे की आहट पड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तभी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम में से कुछ लोगों को उस पर शक हो जाता है। उनकी ट्रेनिंग उन्हें बताती है कि ये आदमी बाकी यात्रियों जैसा सामान्य नहीं है। इसीलिए वो बॉर्न के पास आते हैं, उससे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं और फिर उसे पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया जाता है। यहीं पर अंदर बैठे बैठे बॉर्न धीरे धीरे महसूस करता है कि ये आम सिक्योरिटी चेक नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग फोन पर जिस तरह से बात कर रहे हैं, उनकी टोन से साफ साफ समझ में आता है कि उसकी जानकारी कहीं आगे तक भेजी जा रही है। पूछताछ के दौरान एक ऑफिसर कहीं कॉल मिलाता है और कुछ ही देर में ये लिंक सीधे CIA तक पहुंच जाता है। यानी अब एजेंसी को पता चल चुका है कि जेसन बॉर्न कहाँ है और किस एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। बॉर्न, जो हर छोटी बात पर नजर रखता है, ये सब सुनकर तुरंत समझ जाता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो कुछ ही मिनटों में वो एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होगा। फिर वही होता है जो हमेशा होता है। बॉर्न एक सही मौके का इंतजार करता है और अचानक बिजली की तेजी से मूव करते हुए कमरे में मौजूद पुलिस वालों और सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरा देता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा पलड़ा बदल जाता है। कमरे के लोग बेहोश और जमीन पर चित्त पड़े होते हैं और बॉर्न वहां से निकलने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। भागते भागते वो एक ऑफिसर की जेब से उसका पहचान पत्र और एक्सेस से जुड़ी चीजें उठाता है और उसके फोन या डिवाइस से जरूरी डेटा कॉपी कर लेता है, ताकि बाद में उसी चैनल के जरिए CIA की बातों को सुन सके। इस तरह से अब उसके पास ये क्षमता आ जाती है कि वो एजेंसी के इंटरनल कॉन्टैक्ट और ट्रांसमिशन पर कान रख सके और समझ सके कि उसके खिलाफ असल कहानी क्या बुनी जा रही है। थोड़ी देर के बाद जब सिस्टम के जरिए कॉल्स और ट्रांसमिशन चलते हैं, तो बॉर्न को पता चलता है कि बर्लिन में जो हत्याएं और बॉम्ब धमाका हुआ था, उसमें उसे ही मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। यहीं पर उसे पहली बार पामेला लैंडी का नाम सुनाई देता है, वही ऑफिसर जो इस पूरे केस को हैंडल कर रही है। और अब CIA के सारे चैनल उसी की कमान में काम कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद बॉर्न समझ जाता है कि ये मामला सिर्फ उसकी पुरानी पहचान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वो खुले तौर पर एक इंटरनेशनल सस्पेक्ट घोषित हो चुका है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। वो एक कार चुराता है और एयरपोर्ट से निकल पड़ता है और आगे बढ़ते हुए लगातार रेडियो और ट्रांसमिशन से मिलने वाली जानकारी को जोड़ता जाता है। ड्राइव करते हुए रास्ते में अचानक उसे फिर से एक पुराने मिशन की झलकियां दिखने लगती हैं। कुछ धुंधले चेहरे, एक आदमी, उसकी पत्नी, होटल का कमरा, गोली की आवाजें, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी नहीं बनती। इसी बीच कहानी हमें एक और फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हम CIA से जुड़ी एक और जानी पहचानी शख्सियत को देखते हैं, निकी पार्सन्स। निकी वही ऑपरेटिव है जो पहले ट्रेडस्टोन प्रोग्राम के सपोर्ट स्टाफ में काम करती थी और जेसन बॉर्न के पुराने मिशंस की लॉजिस्टिक और मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा थी। अब CIA उसे फिर से इस नए ऑपरेशन के लिए बुला रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉर्न से जुड़े किसी भी मामले में निकी से बेहतर कोई चेहरा नहीं है और उसे वो चारा बनाकर उसके नजदीक भेज सकते हैं। दूसरी तरफ बॉर्न अपने सफर में म्यूनिख पहुंचता है और ट्रेडस्टोन के पुराने नेटवर्क में से बचे हुए एक एजेंट के पास जाता है, जिसका काम पहले उसके जैसे असासिन्स के ऑपरेशंस को कवर करना था। वो उसे सीधा सवाल करता है कि सच सच बताओ, ट्रेडस्टोन के साथ क्या हुआ, अभी CIA क्या कर रही है और उसे क्यों फंसाया जा रहा है। वो एजेंट पहले तो गोलमोल जवाब देता है, लेकिन फिर मान लेता है कि कॉन्क्लिन के मरने के बाद ऑपरेशन ट्रेडस्टोन को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। इसी बातचीत के दौरान जैसे ही उसे लगता है कि बॉर्न ज्यादा गहराई में जा रहा है, तो वो चुपके से पुलिस को कॉल कर देता है ताकि CIA की मदद से बॉर्न को पकड़वाया जा सके। लेकिन जेसन बॉर्न कोई साधारण आदमी नहीं। वो कॉल पर नजर रख लेता है और बात बिगड़ने से पहले ही उस एजेंट से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और अंत में बॉर्न खुद की रक्षा करते हुए उस आदमी को मार देता है। वहां से निकलते समय वो घर की गैस खोल देता है, जिसके बाद उसके निकलते ही धमाके के साथ पूरा घर आग की लपटों से घिर जाता है। अब वो यहाँ से निकलकर सीधा उस नई कड़ी पर नजर रखता है जिसका नाम है पामेला लैंडी। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि बॉर्न दूर से लैंडी और उसकी टीम की मूवमेंट्स पर नजर रख रहा है। वो उसी शहर में सामने वाली एक ऊंची बिल्डिंग में जाकर पोजीशन लेता है, जहां से वो साफ साफ CIA के दफ्तर और अंदर बैठे लोगों की हर हरकत देख सकता है और अपने पास एक स्नाइपर राइफल भी सजाकर रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि लैंडी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से ट्रेडस्टोन और उसके खिलाफ चल रहे इस खेल से जुड़ी हुई है।
फिर बॉन वहीं से पामेला लैंडी को कॉल करता है। फोन पर दोनों के बीच बेचैन कर देने वाली बातचीत होती है। बॉन सवाल पूछता है कि उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेड स्टोन को किसने चलाया और असल में ये पूरा खेल कौन खेल रहा है। लैंडी उसे बताती है कि उसका व्यक्तिगत तौर पर ट्रेड स्टोन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस अब उस गड़बड़ झाले की सफाई करने की कोशिश कर रही है जिसे किसी और ने सालों पहले शुरू किया था। वो ये भी साफ कहती है कि ऑपरेशन ट्रेड स्टोन तो बहुत ही पहले बंद हो चुका है और अब वो सिर्फ उसकी फाइलों और नतीजों से निपट रही है। ये सब सुनकर बॉन का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता है। उसे लगने लगता है कि शायद लैंडी वो नहीं है जो ट्रिगर दबा रही है, बल्कि वो भी किसी और के बनाए गए खेल में मोहरा भर है और इसी वजह से वो उसे मारने का इरादा छोड़ देता है। अब इसी बातचीत के दौरान लैंडी के मुंह से निकी पार्सन्स का नाम भी आता है और बॉन को याद आता है कि निकी भी ट्रेड स्टोन प्रोग्राम का हिस्सा रही है। इसके बाद बॉन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर CIA सच में उससे बात करना चाहती है तो उसे अकेले निकी के साथ मिलवाया जाए और उसके बाद ही वो अपने आप को सरेंडर करने पर विचार करेगा। अब CIA के दफ्तर में मीटिंग होती है कि निकी को कैसे सुरक्षा के साथ भेजा जाए, उस पर नजर कैसे रखी जाए और साथ साथ बॉन तक पहुंचने के लिए उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। आखिरकार वो तय करते हैं कि निकी को एक सार्वजनिक जगह पर ले जाया जाएगा जहां आसपास उसकी टीम मौजूद रहेगी और दूर से पूरे ऑपरेशन पर निगरानी रखेगी। इसके लिए वो बर्लिन के अलेक्जेंडर प्लेट्स जैसा बड़ा चौराहा चुनते हैं जहां उसी दिन एक विशाल रैली और प्रदर्शन निकला हुआ होता है। चारों तरफ भीड़, बैनर, नारे और अफरा तफरी। CIA सोचती है कि भीड़ में रहकर भी वो निक्की पर अपने लोगों की नजर बनाए रख सकेगी, लेकिन बॉन इस भीड़ को भी अपने लिए एक परफेक्ट कवर बना लेता है। वो चुपचाप सही मौके पर आगे बढ़ता है, निकी के पास पहुंचता है और बिना किसी को भनक लगे उसे सीधे भीड़ के अंदर से दूर ले जाता है। जबकि CIA की निगरानी टीम को यह समझने में समय लग जाता है कि निकी अब अकेली नहीं है। रैली की हलचल, शोर और धक्का मुक्की के बीच बॉन और निकी दोनों CIA की नजरों से ओझल हो जाते हैं और एजेंसी के हाथ खाली रह जाते हैं। इसके बाद किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर बॉन निकी से सवाल जवाब शुरू करता है। निकी पहले डरी हुई होती है, लेकिन फिर एक बहुत ही अहम बात बताती है। वो कहती है कि ट्रेड स्टोन ऑपरेशन को वास्तव में कॉन्क्लीन नहीं बल्कि वार्ड अबॉट हेड करता था, यानी असली डोरी उसी के हाथों में थी। वो ये भी कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी चालाकी यही थी कि इसकी असली डिटेल्स कहीं भी आधिकारिक दस्तावेजों में साफ साफ दर्ज ही नहीं की गई। यानी अगर कभी भी कोई बाहरी जांच होती तो फाइलों में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे ट्रेड स्टोन के असली चेहरे या उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। और इसी वजह से आज भी CIA के अंदर कई लोगों को पूरा सच नहीं पता। निकी साफ कहती है कि इसके अलावा उसे खुद भी ज्यादा कुछ नहीं पता। वो सिर्फ उतना ही जानती थी जितना उसे अपने काम के लिए जरूरी बताया गया था। फिर वो बॉन से ये भी कहती है कि एजेंसी के अंदर हर जगह ये बात घूम रही है कि बर्लिन वाली किलिंग्स में वही शामिल था और अभी पूरा CIA उसे ही जिम्मेदार मान रहा है। ये सुनकर बॉन पहली बार साफ शब्दों में अपनी बात रखता है। वो कहता है कि बर्लिन में जब ये सब हुआ उस समय वो वहां था ही नहीं, बल्कि भारत के गोवा में अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ था। वो निकी को बताता है कि वो यहाँ इसीलिए वापस आया है क्योंकि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड मैरी को मार दिया है, उसे फंसाकर उसकी पुरानी पहचान को फिर से जिंदा कर दिया और अब वही लोग उसे भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहने के बाद बॉन निकी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है ताकि वो CIA के हाथों सुरक्षित रहे, जबकि वो खुद अपने जवाबों की तलाश में आगे बढ़ सके। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उनकी पूरी बातचीत CIA की टीम, खासकर पामेला लैंडी, लाइव सुन रही होती है। वो सोचने लगती है कि अगर बॉन सच कह रहा है और वाकई बर्लिन में मौजूद ही नहीं था, तो फिर जिसने बॉम्ब लगाया, एजेंट को मारा और नेस्की फाइल्स चुराई, वो कौन था और क्यों सबूत इस तरह से घुमाए गए कि उंगली सीधे जेसन बॉर्न पर आकर रुके। खैर, अब थोड़ी देर के बाद हम बॉर्न को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहां वो कंप्यूटर पर बैठकर इंटरनेट के जरिए एक पुराने पॉलिटिशियन व्लादिमीर नेस्की के बारे में जानकारी ढूंढ रहा होता है। असल में निकी ने उसे बताया था कि नेस्की के मर्डर केस में भी उसका नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए बॉर्न उस घटना से जुड़ी हर खबर, हर रिपोर्ट और हर छोटी बड़ी डिटेल पढ़कर समझना चाहता है कि असल में उस रात हुआ क्या था। सारी चीजें पढ़ने के बाद वो फैसला करता है कि सच का सामना अब सिर्फ कागजों से नहीं होगा, बल्कि उसे उसी जगह जाना होगा जहां नेस्की और उसकी पत्नी की मौत हुई थी, यानी उस होटल में, उस कमरे में जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इसी बीच दूसरी तरफ हम वार्ड अबॉट को देखते हैं जो CIA के एक कमरे में अपने पुराने साथी डैनी जॉन के साथ खड़ा है। जॉन, जो पहले कॉन्क्लीन के साथ ट्रेड स्टोन में काम कर चुका है, वो अबॉट को बताता है कि बर्लिन वाले बॉम्ब केस में कुछ बातें मेल नहीं खा रही। खासकर वो बॉम्ब जिस पर बॉर्न के फिंगरप्रिंट्स थे
वो असल में फटा ही नहीं था। तो फिर उसके प्रिंट वहां कैसे आए? जॉन को धीरे धीरे शक होने लगता है कि शायद किसी ने जानबूझकर जेसन बॉर्न को फंसाने के लिए सबूत लगाए हैं, और वो ये बात सीधे अबॉट के सामने रख देता है। लेकिन सच के इतने करीब पहुंच जाना ही उसके लिए जानलेवा साबित होता है। अबॉट उसे वहीं कमरे में चाकू मारकर खत्म कर देता है ताकि वो ये बात पामेला लैंडी या किसी और तक ना पहुंचा सके। दूसरी तरफ कहानी फिर से बॉर्न पर लौटती है, जो अब उस होटल में पहुंच चुका है जहां सालों पहले व्लादिमीर नेस्की और उसकी पत्नी मारे गए थे। कमरे, कॉरिडोर, सीढ़ियां सब देखकर उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें वापस से आने लगती हैं और धीरे धीरे उसे हर पल याद आने लगता है कि उस रात उसने क्या किया था। उसे साफ दिखता है कि उसी ने नेस्की के कमरे में घुसकर उसे गोली मारी थी, और जब उसकी पत्नी अचानक अंदर आ गई तो उसने उसे भी मार दिया था। इसके बाद उसने कमरे का सीन इस तरह से सेट किया था कि लगे जैसे पति पत्नी में बहस हुई, पत्नी ने पति को मारा और फिर खुद ने अपनी जान ले ली। यानी एक प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर को सुसाइड मर्डर की फर्जी कहानी में बदल दिया गया था। तो यही वो सच था जिससे वो अब तक भागे जा रहा था, और अब पहली बार वो खुद मानता है कि नेस्की की मौत में उसका सीधा हाथ था, वो भी CIA और ट्रेड स्टोन के ऑर्डर पर। तभी होटल के नीचे लॉबी में एक आदमी को बॉर्न की लगी वांटेड तस्वीर नजर आती है, जो पुलिस के पास लगी थी या सिस्टम से निकाली गई थी। वो आदमी तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और थोड़ी ही देर में होटल के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और सुरक्षा कर्मी घेराबंदी कर लेते हैं ताकि बॉर्न बाहर ना निकल सके। लेकिन जेसन बॉर्न, जो हर एग्जिट, हर सीढ़ी, हर कोने को पहले ही अपनी नजरों से नाप चुका होता है, वो एक सही मौका देखकर वहां से निकल भागने में कामयाब हो जाता है। अब नेस्की वाले होटल से बॉर्न के निकल जाने के थोड़ी ही देर बाद वहीं पर पामेला लैंडी अपनी टीम के साथ पहुंचती है। जांच पड़ताल के दौरान उसे साफ साफ समझ में आ जाता है कि सालों पहले जो आधिकारिक कहानी बनाई गई थी कि नेस्की को उसकी पत्नी ने मारा और फिर खुदकुशी कर ली, वो झूठ थी। इधर दूसरी तरफ हम वार्ड अबॉट को देखते हैं, जो फोन पर यूरी ग्रेटकोप से बात कर रहा होता है। वो घबराते हुए कहता है कि अगर जेसन बॉर्न जल्दी नहीं मारा गया तो $20 मिलियन की चोरी और उनके गुप्त खेलों का राज पूरी CIA और दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन ये सुनते ही ग्रेटकोव साफ मना कर देता है और फोन काट देता है, क्योंकि अब वो खुद भी सीधा फंसने से बचना चाहता था। पर अचानक अबॉट के कमरे में एक और शख्स मौजूद होता है, जो था खुद जेसन बॉर्न। वो चुपचाप कमरे में घुसता है, अबॉट पर बंदूक तान देता है और साफ साफ कहता है कि उसका अब CIA और ट्रेड स्टोन से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये लोग उसका पीछा क्यों छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन ये सुनकर अबॉट जवाब देता है कि वो तो सिर्फ वही कर रहा था जो जरूरी था, और एक बार खून करने वाले का पीछा कभी खत्म नहीं होता। बातों बातों में वो खुद मान लेता है कि CIA के $20 मिलियन उसी ने चुराए थे, और उसी ने बॉर्न को नेस्की की हत्या के लिए भेजा था, और उसी ने किरिल के जरिए गोवा में बॉर्न को खत्म करवाने की कोशिश की, जिसमें मैरी की मौत हो गई। लेकिन अबॉट को ये नहीं पता होता कि सामने बैठा बॉर्न सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि उसके हर एक शब्द को रिकॉर्ड भी कर रहा है, ताकि ये कबूलनामा हमेशा के लिए सबूत बन जाए। बॉर्न उसे मारने के बजाय उसकी बंदूक मेज पर रख देता है और साफ कहता है कि मैरी कभी नहीं चाहती थी कि वो फिर से एक कातिल बने, इसलिए वो उसकी जान नहीं लेगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है, और कुछ ही देर बाद ये सारी रिकॉर्डिंग एक टेप की शक्ल में अबॉट के पास और CIA के हाथों में पहुंचने वाली होती है। थोड़ी देर के बाद पामेला लैंडी उस कमरे में आती है जहां अबॉट अकेला बैठा होता है। वो देखती है कि उसके हाथों में वही बंदूक है, और जैसे ही वो उससे सवाल करने लगती है, अबॉट सिर्फ इतना कह पाता है कि उसने जो कुछ भी किया देश के लिए किया, और अगले ही पल वो उसी बंदूक से खुद पर गोली चलाकर अपनी जान दे देता है। बाद में लैंडी को अपने होटल के कमरे में एक लिफाफा मिलता है जिसमें वही टेप होता है, यानी अबॉट का पूरा कबूलनामा। ये रिकॉर्डिंग साफ कर देती है कि $20 मिलियन की चोरी, बर्लिन की डील, एजेंट की मौत और बॉर्न को फंसाने का पूरा खेल सब अबॉट और ग्रेटकोव की साजिश थी। अब कहानी का रुख मॉस्को की तरफ मुड़ता है। हम देखते हैं कि बॉर्न रूस के शहर मॉस्को जा रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि व्लादिमीर नेस्की की बेटी यहीं रहती है, और वो अपने गुनाहों की सच्चाई उसके सामने रखकर उसे उसके पेरेंट्स की मौत का सच बताना चाहता है। इस तरह से जब वो दिए गए पुराने पते पर पहुंचता है तो उसे वहां नेस्की की बेटी नहीं मिलती, बल्कि एक दूसरी औरत मिलती है, जो उसे बताती है कि वो अब किसी और जगह शिफ्ट हो चुकी है और नए घर का पता भी दे देती है। इधर दूसरी तरफ मॉस्को की पुलिस के पास अब जेसन बॉर्न की तस्वीर पहुंच चुकी होती है, और वो पूरे शहर में लोगों को फोटो दिखा दिखाकर उसके बारे में पूछताछ कर रही होती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि किरिल भी अभी जिंदा है, और वो भी बॉर्न की तलाश में मॉस्को की गलियों में घूम रहा है।
फिर पुलिस जब उस टैक्सी ड्राइवर तक पहुंचती है जिसने अभी अभी बॉन्ड को शहर में उतारा था, तो वो बता देता है कि बॉन्ड किस दिशा में और किस इलाके की तरफ गया है। इसी सूचना पर पुलिस वहां की तरफ बढ़ती है जहां संयोग से किरिल भी नजर रखे हुए था। अब जैसे ही पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजती है तो बॉन्ड समझ जाता है कि उसका पता लग चुका है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी अफरा तफरी में दूर छुपा किरिल उसे निशाने पर लेता है और उसके कंधे पर गोली मार देता है, जिससे बॉन्ड जख्मी हो जाता है। अब सायरन सुनकर पुलिस वाले गोली की दिशा तक पहुंच जाते हैं और किरिल को पकड़ लेते हैं। तब किरिल खुद को सीक्रेट सर्विस बताकर अपनी जान बचा लेता है और पुलिस उसे छोड़ देती है, जबकि बॉन्ड जख्म के साथ शहर की गलियों में गुम हो जाता है। अब उसका घाव बढ़ता जा रहा होता है, इसीलिए वो एक छोटी सी दुकान में घुसकर पट्टी, दवाई और जरूरी सामान लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे पहचान लेता है और वो फिर से वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। अब कुछ ही देर में किरिल भी अपनी कार लेकर उसके पीछे लग जाता है और आखिरकार एक मोड़ पर बॉन्ड अपनी कार ऐसे घुमाता है कि किरिल की गाड़ी सीधे कंक्रीट के डिवाइडर से जाकर टकराती है और बुरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। फिर बॉन्ड खुद भी चोटिल हालत में गाड़ी से निकलता है और देखता है कि वो अब लगभग मरने की हालत में है। कुछ पल के लिए वो उसे देखता है, लेकिन फिर वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इधर सीधे CIA की कार्रवाई से हम देखते हैं कि ग्रेट कोव को भी पुलिस और एजेंसीज पकड़ लेती हैं, क्योंकि अब अबॉट की टेप और बाकी सबूतों की वजह से उसके खिलाफ भी पूरा केस बन चुका होता है। उधर बॉन्ड आखिरकार उस अपार्टमेंट तक पहुंचता है जहां नेस्की की बेटी इरिना रहती थी। वो दरवाजा खटखटाता है और अंदर से डरी सहमी सी लड़की उसे देखती है, जो सालों से यही मानकर जी रही थी कि उसकी मां ने उसके पिता को मारकर खुदकुशी कर ली थी। फिर बॉन्ड अंदर जाता है और धीरे धीरे टूटे शब्दों में सच बताना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी मां ने नहीं मारा था, बल्कि बॉन्ड को आदेश दिया गया था कि वो उसके पिता को खत्म करे। वो मानता है कि उस रात होटल के कमरे में वो घुसा, नेस्की को गोली मारी और जब उसकी पत्नी अचानक वहां आ गई तो उसने उसे भी मार दिया। वो ये भी कहता है कि वो जानता है इस सच से उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती, ना ही उसके माता पिता लौट सकते हैं, लेकिन उसे लगा कि उसे कम से कम सच जानने का हक है। इतना कहकर बॉन्ड उससे माफी मांगता है और चुपचाप मुड़कर वहां से निकल जाता है। इसके कुछ समय के बाद आखिरी सीन हमें न्यूयॉर्क शहर में ले आता है। यहाँ एक अनजान अपार्टमेंट में बॉन्ड फोन उठाता है और सीधे पामेला लैंडी को कॉल करता है। बॉन्ड उससे पूछता है कि अब जब सारे राज खुल चुके हैं, अबॉट और ग्रेट कोव के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, फिर भी CIA अब तक उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, उसे अभी भी भगोड़ा और कातिल की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। तो पामेला उसे बताती है कि उसके भेजे हुए टेप और सबूतों की वजह से ही पूरा केस सुलझा, असली गुनहगार पकड़ में आए और एजेंसी के सारे रिकॉर्ड्स साफ हुए, इसीलिए अब मामला क्लोज हो चुका है। साथ ही वो अब उसे शुक्रिया कहती है और बातों बातों में उसे उसका असली नाम भी बताती है कि उसका असली नाम जैसन नहीं बल्कि डेविड वेब है और वो मिसौरी के नेल्सन नाम की जगह का रहने वाला था। अब इतना सुनकर बॉन्ड कुछ पल चुप रहता है, मानो पहली बार उसे अपनी पुरानी जिंदगी का कोई ठोस टुकड़ा मिला हो कि अगर वो चाहे तो CIA को दोबारा से ज्वाइन कर सकता है और सिस्टम के अंदर रहकर चीजों को बेहतर बना सकता है। लेकिन बॉन्ड साफ मना कर देता है। आगे जाने से पहले वो बस इतना कहता है कि पामेला को अब घर जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज से ही पता चलता है कि वो बहुत ही थक चुकी है। ये सुनकर पामेला एक पल के लिए रुकती है, खिड़की की तरफ मुड़कर बाहर देखती है और समझ जाती है कि बॉन्ड यहीं इसी शहर में कहीं आसपास उसे देख रहा था। लेकिन जब तक उसकी नजरें तलाशती तब तक वो हमेशा की तरह भीड़ में गुम हो चुका होता है और यहीं पर द बॉर्न सुप्रीमेसी की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसन बॉर्न यानी डेविड वेब की जिंदगी का सफर यहीं नहीं रुकता, बल्कि अगली फिल्मों में उसके जवाबों की तलाश और CIA से उसकी जंग आगे बढ़ती रहती है, जिसे हम अपनी आने वाली अगली मूवी में एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली मूवी में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।